वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और आज हम हीमोपोइसिस को शुरू करने जा रहे हैं। तो हीमोपोइसिस एक्चुअली होता क्या है, यू नो वेरी वेल। हीमोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। मतलब कि हीमोपोइसिस, पोइसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल में आपकी पता ही है कि ब्लड सेल में आपकी कौन कौन सी ब्लड हो सकती हैं। तो 3 ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। अब इसके बाद हीमोपोइसिस जब बोलते हैं तो इसमें एक चीज़ आती है कि भाई हीमोपोइसिस में के से पहले हमें थोड़ी बहुत ब्लड के बारे में जान लेना चाहिए। तो व्हाट इज़ ब्लड। अब देखो ब्लड क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ब्लड जो होता है उसके अंदर, ब्लड का अगर कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो ब्लड के अंदर 55% जो है आपका, 55% प्लाज्मा होता है। 55% आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है। एंड रिमेन 45% आपका क्या रहता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आपका क्या क्या रहेगा, आरबीसीज रहेगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज रहेगा, एंड प्लेटलेट भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म्ड एलिमेंट कितना है, 45% एंड 55% इज द प्लाज्मा। सो ये आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर यहाँ पे ब्लड की हम करते हैं तो ब्लड की दूसरी बात यहाँ पर क्या करते हैं कि ब्लड की नॉर्मल वॉल्यूम कितनी होती है, ठीक है। तो ब्लड की जो है नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो नॉर्मल वॉल्यूम जो रहती है ब्लड की वो कितनी रहती है आपकी, 5 टू 5.5 लीटर, 5 टू 5.5 लीटर, ओके। 5.5 है ये, 5.5 लीटर। एंड पीएच जो रहती है वो कितना रहता है, 7.35, 7.35 टू 7.45, ठीक है। 7.35 टू 7.45 स्लाइट एल्कली टाइप का होता है ये, ठीक है। बफर होता है ब्लड, आपको पता ही है। तो अब इसमें ये बात और इम्पोर्टेंट है याद करने की कि अगर जो है ब्लड की पीएच इधर गिरती है, मतलब 7.35 से नीचे गिरती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडोसिस। उसको क्या बोलते हैं हम, एसिडोसिस। लेकिन अगर यही पीएच आपकी अगर यहाँ से बढ़ती है 7.45 से ऊपर बढ़ती है, तो क्या इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलेंगे, एल्कलोसिस, ठीक है। एल्कली टाइप बढ़ रही है तो इसको हम बोलते हैं एल्कलोसिस। इस चीज़ को एल्कलोसिस ऑफ ब्लड एंड एसिडोसिस ऑफ ब्लड। इसके बाद हम नॉर्मल अपने पेज पे आ जाते हैं। वही हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी बात है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ ब्लड पढ़ लिया हमने, हीमोपोइसिस। इसके बाद ब्लड का वही प्लाज्मा फैट 55%, 45% फॉर्म एलिमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि जो आपकी सीरम होता है वो क्या चीज़ है। तो पहले सीरम के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ सीरम। तो सीरम जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर प्लस फाइब्रिन प्रोटीन को अगर हटा दें, फाइब्रिन प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सीरम क्या है। सीरम कुछ नहीं है, सीरम प्लाज्मा के अंदर से अगर क्लॉटिंग फैक्टर और फाइब्रिन को अगर हटा दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, ठीक है। अब हीमोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो ब्लड सेल्स की स्टार्टिंग एक्चुअली होती है स्टेम सेल से। उस स्टेम सेल से डिफरेंशिएटेड सेल तक की जर्नी को हम क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस, ठीक है। स्टेम सेल एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होती है, योक सैक के अंदर। आपको पता है कि आप एम्ब्रियोलॉजी में जब पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ है, योक सैक के अंदर से ही आपकी लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। या कोई भी सेल है तो वो स्टार्टिंग जो आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है वो कहाँ से होती है, योक सैक से। सो सिंपल सी बात है कि इन सेल का भी जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, योक सैक से होगा। सो यही बात है कि जो हमारी स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, योक सैक के अंदर। स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन द योक सैक। अब स्टेम सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि स्टेम सेल क्या है। तो ये देखो थोड़ा सा स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल इज़ नथिंग बट क्या होता है कि ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये पूरी बॉडी को के ऑर्गन्स की सेल्स को ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। स्टेम सेल्स कैसी होती हैं, 2 टाइप की। कौन कौन सी, एक तो होती है टोटी पोटेंट। कैसी होती हैं, टोटी पोटेंट। और एक होती हैं प्लूरी पोटेंट। प्लूरी का मतलब कम, पोटेंट, ठीक है।
तो टोटी मतलब क्या हो गया, टोटल, मतलब सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, ठीक है, ऑल सेल, ठीक है, ऑल सेल फॉर्म हो सकती हैं टोटीपोटेंट से। लेकिन प्लूरीपोटेंट के में क्या है, मैक्सिमम सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, मैक्सिमम सेल का फॉर्मेशन कर सकती है, बट नॉट ऑल, ठीक है, बट नॉट ऑल, सारी सेल का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, ये सारी का कर सकती है, बट प्लूरीपोटेंट जो होती हैं वो मैक्सिमम सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं, लेकिन सारी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं। इस चीज़ को हमने देखा। फिर यहाँ पर हमने देखा योक सैक से लेकर 3 वीक तक इंट्रा यूट्राइन लाइफ के, IUL मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ, 3rd वीक ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, पहले योक सैक से लेकर 3rd वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ मीजोडर्म के कुछ जो ऑर्गन्स फॉर्मेशन होते हैं उनके अंदर भी ये फॉर्म होती हैं, जैसे अओटा हो गया, यहाँ पर अओटा दिख रहा है, गोनाइड हो गए, नेफ्रॉन हो गए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अओटा, गोनाइड और नेफ्रॉन, ठीक है, यहाँ पर ये हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि 3rd वीक से लेकर, फिर 3rd वीक से लेकर कहाँ देखते हैं, 3 मंथ तक, और 3 मंथ से 4 मंथ तक, और फिर बर्थ से लेकर बोन मैरो तक। ये सेल का एक तरीके से डिफरेंशिएशन है अलग अलग जगह पर, ठीक है, समझ रहे हो, स्टेम सेल्स का ही, और वो अल्टीमेटली कहाँ डिफरेंशिएट होंगे, बोन मैरो में जाके एज अ डिफरेंशिएटेड मे बी रेड सेल और वाइट ब्लड सेल और अ प्लेटलेट। नाउ अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो 3rd वीक है, प्लूरीपोटेंट सेल कहाँ पर कवरेज करती हैं 3rd वीक में, प्लूरीपोटेंट। अब ये चीज़ है कि जो 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 एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि जो आपकी जो सेल्स होती हैं जो ये फॉर्म होती हैं, ये स्टेम सेल्स के अंदर 2 सेल बताई थी मैंने, एक तो टोटी बताई थी और एक प्लूरीपोटेंट बताई थी। तो प्लूरीपोटेंट से ही आपकी जितनी भी सेल्स होती हैं, हेमोपोइसिस एक्चुअली प्लूरीपोटेंट सेल का ही एक तरीके का डिफरेंशिएटिंग सेल करता है। तो प्लूरीपोटेंट सेल स्टेम सेल्स जो होती हैं वही डिफरेंशिएशन करके कहाँ पर जाती हैं, आपकी बोन मैरो के अंदर, टू फॉर्म द RBCs, WBC एंड द प्लेटलेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 3 वीक पे कहाँ रिच करती हैं, 3 वीक पे ये रिच कर जाती हैं आपकी योक सैक के अंदर, ठीक है। 3 वीक से देख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ 3rd वीक से देखा था ना हमने इंट्रायूट्राइन लाइफ में, तो 3 वीक में हम क्या देख रहे हैं, ये योक सैक में चली जाती है, ठीक है, योक सैक में चली गई। अब योक सैक में जाने के बाद 3rd मंथ में कहाँ चली जाती है, ये लिवर और स्प्लीन, ठीक है, लिवर और स्प्लीन में मेचुरेशन हो रहा होता है इनका, लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है, लिवर एंड स्प्लीन। 4th मंथ में कहाँ पर जाती है, फिर ये 4th मंथ में कहाँ जाती है, बोन मैरो, BM लिख दिया तो इसका मतलब बोन मैरो, ठीक है। अब 4th मंथ से लेकर 9 मंथ तक, ठीक है, 4 मंथ से लेकर 9 मंथ तक कहाँ रहती है, ये बोन मैरो के अंदर, ध्यान रखना है इससे। सबसे पहले 3 वीक में कहाँ पे, योक सैक पे, फिर 3rd मंथ में कहाँ पर मेचुरेशन हो रहा है उनका, स्प्लीन और लिवर के अंदर, फिर 4th मंथ में कहाँ पे होगा, लिवर, और वो 9 मंथ तक फिर बोन मैरो के अंदर ही रहती है। अब बात आती है बर्थ से बोन मैरो, मतलब बर्थ से बोन मैरो तक कहाँ कहाँ होता है। तो बर्थ के बाद ये कहाँ पर रहती हैं, बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती हैं। बर्थ के बाद कहाँ पे फॉर्म होती हैं, बोन मैरो के अंदर। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कहाँ कहाँ फॉर्म हुई, योक सैक में बन रही थी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, और कहाँ कहाँ पे बन रही थी, मीजोडर्म ऑफ द अओटा, गोनैड्स, नेफ्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद 3 वीक में आपकी कहाँ पर आ गई थी, योक सैक पे, वही बताया था। फिर लिवर एंड स्प्लीन 3rd मंथ में और वीक में डिफरेंस समझना, वीक है तो वहाँ पर योक सैक है, मंथ है तो वहाँ पर लिवर एंड स्प्लीन है। अगर 4th मंथ है तो आपका क्या था, बोन मैरो। और 4th से लेकर 9th तक कहाँ पर रहती हैं, ये बोन मैरो के अंदर रहती हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। अब देखिए बोन मैरो का टाइप होता है, ठीक है, बोन मैरो का क्या है, टाइप होता है। बोन मैरो का टाइप क्या क्या होता है, बोन मैरो 2 तरीके का होता है, रेड बोन मैरो एंड द येलो बोन मैरो। बोन मैरो इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है, कैसे कैसे, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है उसका कलर सिंपल सी बात है, रेड होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कलर अपीयरेंस इट इज़ क्लासिफाइड एज रेड एंड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो इसके क्लासिफिकेशन के बेसिस पर भी अगर आप क्या देखते हैं कि जो कलर होगा वो रेड होगा और यहाँ पर इसका कलर येलो होगा। सेल्युलरिटी की बात करते हैं तो रेड बोन मैरो के अंदर सेल्यूलर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, बट इन केस ऑफ बोन मैरो और येलो बोन मैरो सेल्यूलर कंसंट्रेशन इज लो, ठीक है। अब जो बोन मैरो है रेड वाला, वो इम्पोर्टेंट बात है, एक्सियल स्केलेटन में रहता है। जैसे स्कल हो गई आपका, स्टर्नम हो गया, ठीक है, रिब्स हो गई, और नीचे हिप ग्रिडल हो गया। इसके अंदर ये वाला क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन, और ये होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जानती हो आप, अपेंडिक्स में जो रहता है, या फिर उसको हम बोलते हैं
उसको एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। एक्सिस में जो रहता है यानी मेन जो मिड लाइन में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन की मेन जो बोन्स होती हैं उनके अंदर बोन मैरो मैक्सिमम रहता है। लेकिन 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 बात याद करने वाली क्या है यहाँ पर कि रेड बोन मैरो एडल्ट के अंदर और कहाँ पर भी रह सकता है। THF याद करना है। टी मतलब हो गया आपका टिबिया, टी का मतलब क्या हो गया, टिबिया बोन के प्रॉक्सिमल एंड्स पर। प्रॉक्सिमल एंड मतलब कौन सा होता है, जैसे ये वाला क्या हो गया, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस हो गया, ठीक है। तो एपीफाइसिस का जो रहता है एंड, उसके एंड पर या फिर प्रॉक्सिमल एंड्स पर जो है क्या रहता है आपका बोन मैरो ये रहता है, ठीक है। कौन सा, रेड बोन मैरो। कौन कौन सी, टी फॉर टिबिया, एच फॉर हीमरस, एच फॉर क्या है, हीमरस, एच फॉर हीमरस एंड एफ फॉर फिब्यूला, ठीक है। तो इन लॉन्ग बोन्स में भी कहाँ पर रहता है, एडल्ट के बाद प्रॉक्सिमल एंड्स पर ये क्या है, बोन मैरो रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं कि हीमोपोइसिस किस तरीके से, उसकी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग कि हीमोपोइसिस में कैसे कैसे सेल्स का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअल में हीमोपोइसिस का डायग्राम कैसे फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर लेंगे, तो वो हम हीमोपोइसिस का नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें गाइस, क्योंकि वीडियोज़ अब आने वाली हैं। और मेडिकल बबल चैनल टेलीग्राम हर जगह पे अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके क्लासेस ऑनलाइन किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन की ले सकते हैं। तो ये सबसे लिए फ्री क्लासेस हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।